हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज वो समय आ चुका है जिसका आप लोगों का इंतजार था। आज होने वाला है आप लोगों का साइंस का टेस्ट, जो कि आप लोगों को सभी स्टूडेंट को प्रेजेंट होना है और इस टेस्ट को देना है। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, आज मैं आपसे पूछूंगा ओनली 15 प्रश्न। आप लोगों से 15 प्रश्न करने वाला हूं और अगर आप 15 में से 12 प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो आई होप कि आपका स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। तो आज समय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साइंस के। तो आपको ये टेस्ट को भी अच्छे से देना है और इन सारे प्रश्न को नोट्स करना है, याद करना है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो दम हो तो 15 में से 12 का उत्तर दो। ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है। अगर आप लोग अच्छे से टेस्ट दोगे तो मैं आपको सभी सब्जेक्ट का टेस्ट कराऊंगा और साइंस का दूसरा भी टेस्ट जल्दी ही आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पहला प्रश्न पहले ही चैप्टर से है और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं जानते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें एक आपका केवल समीकरण दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y, यहां Y लिखा हुआ है एंड गिव्स आउट 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको केवल एक चीज करना है, रासायनिक अभिक्रिया में Y है, यानी कि जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, में Y है। Y का मतलब क्या है कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब Y है, यानी कि Y इसमें कितना है। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं आपको कैसे यहां पता करना है Y। देखो, यहां जितनी चीजें दी हुई हैं उतनी ही चीजें यहां भी दी हुई हैं, लेकिन यहां एक चीज एडवांस है, जो कि अगर आप सभी चीजों को देखोगे, इधर बराबर करोगे और इधर बराबर करोगे, तो यहां जो SO2 है वो आपको ज्यादा मिलेगा इस साइड में, यानी कि SO2 आपको ज्यादा मिलेगा। इस साइड में SO2 नहीं रहेगा, इस साइड में SO2 ज्यादा रहेगा। तो यहां जो रासायनिक अभिक्रिया में Y होगा वो SO2 होगा, ठीक है, उसका मान SO2 होगा। तो यहां से आपका पहला प्रश्न हो गया और आई होप कि आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया, इसे समझा दिया है और आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आओ हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग पढ़ो और फटाक से इसका आंसर दो। लिखा हुआ है पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ये है CaOCl2, CuCl2 एंड यहाँ CaCl2 एंड CaCO3। आप लोग जल्दी से कमेंट करो इसका कौन सा आंसर सही होगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। आप लोगों के पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है, तो आप लोग जल्दी से बताओ इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने बता दिया होगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा CaOCl2। तो आप लोग 2 क्वेश्चन हो चुका है, 2 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, यानी कि 2 का 2 सही किया या फिर 1, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आप लोगों का तीसरा नंबर प्रश्न है, यहां देखो लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। आपके पास ऑप्शन ए है Fe, V है Zn एंड C है Cu एंड D है Mg। तो आप लोग जल्दी से बताओ इसमें कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो यहां मैं आपको बता दूं कि इसका अगर आप नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन आप लोग जल्दी से गेस करो और कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर, यानी कि Cu कैसे होगा, जो ये चीजें होती हैं Mg एंड Zn एंड यहाँ नहीं Fe एंड Zn एंड Mg, ये हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं। सक्रियता श्रेणी मैंने आपको पढ़ाया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें क्या है कि ये जो तत्व हैं ये हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होते हैं, लेकिन जो कॉपर होता है वो नीचे स्थित होता है, और जो हाइड्रोजन के नीचे स्थित होते हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होगा, यानी कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। आपके पास ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल, बी है एथेनोइक अम्ल, सी है मेथेनोइक अम्ल, डी है प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग जल्दी से बताओ। ठीक है, इसका जो होगा बच्चा पार्टी कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर सही होगा, यानी कि इसमें 2 कार्बन होते हैं, तो इसका सही होगा मेथएथ, यानी कि एथेनोइक अम्ल। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो,
यहां लिखा हुआ है कि मुद्रा धातु है, यानी कि आपसे क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है कि मुद्रा धातु कौन सा है। आपके पास ऑप्शन ए है ZN, ऑप्शन बी है PV एंड ऑप्शन सी है SN एंड ऑप्शन डी है CU। तो इसमें से मुद्रा धातु कौन सा है, जल्दी से आप लोग गेस करो, फिर आप लोग बताओ, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। 5वां नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। और ये जो चौथा है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी चीजें ली गई हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपको याद कर लेना है। यहां से आपका जो आपका सही आंसर होगा वो कापर जो है वो एक मुद्रा धातु है। तो यहां से 5 प्रश्न हो चुका है, 5 क्वेश्चन इस पेज से। अब आप लोग बताओ कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। 5 में कम से कम 3 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए, और अगर आपने 3 क्वेश्चन सही किया है तो फिर आप लोग टेस्ट में अच्छे चल रहे हो। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, और इसका आप लोग जल्दी से आंसर बताओ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैव प्रक्रम का ये क्वेश्चन। तो यहां आप लोग जल्दी से बताओ कि फेफड़े में शुद्ध रक्त आता है, यानी कि जो फेफड़ा होता है फेफड़े में शुद्ध रक्त आता है का, यानी कि ए ऑप्शन है बाएं अलिंद में, बी ऑप्शन है दाएं अलिंद में, एंड सी ऑप्शन है बाएं निलय में, एंड डी ऑप्शन है दाएं निलय में। तो देखो, अगर फेफड़ा है और फेफड़े में शुद्ध रुधिर आपके दो, ये 4 हैं, 4 क्या है ये दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये है बच्चे पार्टी जो आपके हृदय की कक्षाएं, ठीक है। और यहाँ आपका जो शुद्ध रुधिर बहता है फेफड़े में वो बहता है बाएं अलिंद में, कहीं भी हो बाएं अलिंद में आपका यहाँ शुद्ध रुधिर बहता है। तो यहाँ आपका आई होप कि आपने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है, देखो लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा भाग मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहां आपको मैंने मादा जनन तंत्र एवं नर जनन तंत्र पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था और पढ़ाया हूं बहुत जल्दी। और आपको यहां बताना है कि इसमें से कौन सा भाग मादा जनन तंत्र से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिनी, डी ऑप्शन है डिंबवाहिनी। अब आप इसमें बताओ कि कौन सा नहीं है। देखो, अंडाशय भी मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है, गर्भाशय भी संबंधित होता है, डिंबवाहिनी भी संबंधित होता है, लेकिन ये जो शुक्रवाहिका है ये नर जनन तंत्र से संबंधित होता है। तो इसीलिए ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखो पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया। मैंने आपको पढ़ाया है मेंडल के 3 नियम। क्या पढ़ाया है? मेंडल के 3 नियम, जिसमें है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम। तो इसमें से बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए है चार्ल्स डार्विन, बी है ह्यूगो डी व्रिज, एंड सी है जॉन ग्रेगर मेंडल, एंड डी है रॉबर्ट हुक ने। तो जल्दी से आप लोग गेस करो, फिर इसका सही आंसर बताओ, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। ठीक है, इससे पहले आप लोग देखो इनके 3 नियम जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका सही आंसर है मैं आपको बता दूं जॉन ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल। देखो इसके जो 3 नियम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं तैयार किया है तो तैयार कर लो, क्योंकि हो सकता है कि स्वतंत्र अभिमन का नियम और प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, इसमें से तीनों में से कोई भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ये नियम किसने दिया था। तो आप याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था या जॉन ग्रेगर मेंडल ने दिया था, और फिर भी आप उनके नियम तैयार कर लोगे तो फिर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन की मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। यहां जोड़ी में नहीं बताना है, यहां संख्या में बताना है। तो ऑटोसोम यानी कि आपको पता है कि चाहे नर हो चाहे मादा, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र में 44 गुणसूत्र सेम होते हैं, लेकिन 2 गुणसूत्र जो होते हैं, 2 गुणसूत्र वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो मादा में XX एंड नर में XY पाया जाता है। लेकिन यहां मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या पूछा गया है। तो आपके सामने ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 24, ऑप्शन सी है 42 एंड ऑप्शन डी है 44। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग सबसे पहले गेस कर लो कौन सा आंसर सही हो सकता है, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यहां मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप कि आपने पता कर लिया होगा। यहां मैंने बताया है कि 44 क्या होते हैं, ये ही ऑटोसोम है 44, और ये जो 2 हैं ये लिंग गुणसूत्र हैं। चाहे ये नर में अलग है मादा में अलग है, लेकिन ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं ये नर और मादा में एक जैसे होते हैं। तो ये जो 44 गुणसूत्र है यही ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं। आप याद रखना
ठीक है। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 22 जोड़ी होता है और 44 गुणसूत्र। अगर कुल गुणसूत्र पूछा जाए तो 46 होते हैं। अगर लिंग गुणसूत्र पूछा जाए तो ओनली 2 होते हैं। तो यहां से 9 क्वेश्चन हो चुका है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग बताओ कि यहां जल्दी से बताओ, ये बच्चे जल्दी गेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, नहीं थोड़ा सा माइंड लगाना है। देखो, एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण लेंस संभवतः होगा। जल्दी से बताओ। आपके पास ऑप्शन है दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल, या सी है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, एंड डी है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। देखो, आपको मैं बता दूं, यहां जो होंगे ना आपकी जो लेंस होंगे, वो आप लोग जल्दी से पहले बताओ कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। गेस कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। अभी आपको समझा दूंगा, जिंदगी भर याद रहेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है दोनों अवतल। अब दोनों अवतल कैसे हैं? क्योंकि अगर अगर आपकी जो फोकस दूरियां हैं वो ऋणात्मक हो और आपसे लेंस पूछा जाए तो वो अवतल लेंस ही होगा। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक हो यानी कि ऋण में हो, माइनस में हो, तो वो अवतल ही होगा। यहां नहीं, दोनों दर्पण होंगे। ठीक है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे दोनों, ये दोनों जो है दर्पण या लेंस हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने आई होप कि सही आंसर दिया होगा। ठीक है, 10 में से कम 8 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए, और आप लोगों ने अगर 8 क्वेश्चन सही दिया है तो आई होप कि सही ही होगा। ठीक है, आप लोगों का कोण है तो ये आपके दोनों अवतल दर्पण ही होंगे, या फिर संभवतः लेंस। तो यहाँ दर्पण या फिर लेंस, देखो ये आपका दोनों अवतल वाला सही है। ओके, फिर यहाँ देखो 11 नंबर की स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन होता है। अगर कोई भी मनुष्य है उसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी दोष नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष, ना जरा दृष्टि दोष, ना दूर दृष्टि दोष, तो उसका जो दूरबीन होगा वो कहां होगा? ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो आप लोग बताओ कौन सा सही हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कौन सा सही है। लेकिन आपको मैं समझा दूं, अगर कोई भी मनुष्य है उसकी आंखों में कोई भी दोष नहीं है तो उसकी आंख जहां तक देख सकती है, बीच में कोई भी मतलब ना आए, पेड़ पौधे या घर मकान, तो वो इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक देख सकता है। ठीक है, बहुत दूर तक देख सकता है, क्योंकि उसका आंख तो बिल्कुल अच्छा है, तो फिर वो बहुत दूर तक देख सकता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। किस रंग में आपका प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म आपने पढ़ा होगा, ऐसे ट्रायंगल के टाइप का होता है ऐसे। ठीक है, तो ए बैगनी रंग में, बी हरे रंग में, सी पीले रंग में, डी लाल रंग में। तो इसका कौन सा आंसर सही है? प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, तो इसका आपका सही है वो है, आप लोग जल्दी से बताओ। फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर तो रखा ही है माइंड में, लेकिन आप लोग जल्दी से बताओ इसका सही आंसर होगा। मैं आपको बता देता हूं, यहां बैगनी रंग में। अब आपका 12 क्वेश्चन हो चुका है, और 12 क्वेश्चन में आप लोग जितना आंसर सही बताए हो कमेंट करना। अभी 15 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के इस टेस्ट में, और आप लोगों से और भी टेस्ट कराया जाएगा, बहुत जल्द ही कराया जाएगा। ठीक है, यहां आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि 13, प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसका क्या मात्रक होता है। अब आप लोगों ने को मैंने ओम का नियम पढ़ाया है और उसमें बताया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, क्योंकि उसमें आपको प्रतिरोध मिला है। ए है ओम, वी है ओम मीटर, यहाँ ओम प्रति मीटर है, यहाँ ओम मीटर, एंड यहाँ मीटर प्रति ओम। तो यहां मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करो या फिर गेस कर लो, अपनी बगल कॉपी रख लो, एक एक सही गलत लगाओ, फिर आप लोगों का आंसर सही जाएगा। तो यहां आपका जो सही आंसर है वो है ओम। ओम, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे थोड़ा और अच्छे से लिख दो ये। ठीक है, तो यहां आपका हो गया ओम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, यानी कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। यहां आपका ए ऑप्शन है, यहां मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए है 3.6 इंटू 10 की पावर 3 एंड 3.6 इंटू 10 की पावर 4, एंड यहाँ सी ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 एंड यहाँ 3.6 इंटू 10 की पावर 5। तो यहाँ आप लोग जल्दी से बताओ इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको बता दूं 3.6 इंटू 10 की पावर 6।
ओके तो ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं और यहाँ आपको बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक नहीं है। ए ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है टेस्ला, सी ऑप्शन है गॉस एंड डी ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ मैं आपको करेक्ट आंसर बताते चलता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब आप लोगों का भैया साइंस का टेस्ट हो चुका है। यहां मैंने आपको पूछा है ओनली 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 प्रश्न। 15 में 15 जो किए हैं उनकी तैयारी तो भैया लाजवाब है। जो 15 में 12 किए हैं उनकी भी तैयारी बहुत लाजवाब है। 15 में 10 वाले की भी तैयारी अच्छी ही चल रही है। 15 में 8 वाले की भी अच्छी चली है, लेकिन थोड़ा आगे करो। और 15 में जो 6 किए हैं उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि आपको 15 में कम से कम 8 तक आना ही है प्रश्न में। और यहां से आपको मैंने टेस्ट जो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट वो मैंने आपको करा दिया, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस टेस्ट में जो भी स्टूडेंट भाग लिए हैं उनसे बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और अगर आपको और भी टेस्ट का क्वेश्चन मतलब और भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना है तो कमेंट करना, और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, या फिर टेस्ट आप लोग कमेंट करोगे सर और भी सब्जेक्ट का टेस्ट लीजिए, तो मैं और भी सब्जेक्ट का टेस्ट लूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तो यहाँ से आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ताकि हर एक स्टूडेंट को मदद मिल सके। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, लेकिन इसे नोट्स जरूर बना लें। थैंक यू।